हेलो भाई लोग, तो मज़े में हो तुम लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 9 का अध्याय 15। और ये विज्ञान का चैप्टर है, जैसा कि तुम सभी जानते हो। और चैप्टर का क्या नाम है? खाद्य संसाधनों में सुधार। बिल्कुल। तो ये खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो यहाँ पर जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ एक एक लाइन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उससे जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा उसको भी हम लोग देखते चल रहे हैं। तो चलो एकदम एक एक लाइन में के पढ़ देते हैं, और एकदम एक एक लाइन में से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एकदम धैर्य बंधे रहो, एकदम पढ़ते रहो। तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो तुम जानते हो ना, खाते पीते हो ना। हाँ बिल्कुल, तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारा में एनर्जी कैसे आएगा? एनर्जी नहीं आएगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे करिएगा? तो भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो जो भोजन हम लोग करते हैं बच्चा लोग, तुम जानते हो कि इस भोजन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलता है, जिससे कि हमारा बॉडी में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। हमें एनर्जी तो मिलता ही है, साथ ही हमारे बॉडी का भी विकास होता है। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होता है, और साथ ही साथ ऊर्जा के लिए भी होता है। तो भैया क्या यहाँ कोई क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे भाई, कुछ चैप्टर तो अभी शुरुआत हुआ है, इतना सारा क्वेश्चन बन जाएगा कि अब पगला जाइएगा। तो अभी हड़बड़ाइए मत, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अब ये तो कौन नहीं जानता है कि हम लोग भोजन के रूप में पौधों को भी लेते हैं, और बहुत से लोग जंतु को भी खाते हैं। अधिकांश भोजन या बोलेंगे भोज्य पदार्थ हमारे हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होता है। और भाई लोग, यही हम लोग को इस चैप्टर में भी पढ़ना है। कृषि से संबंधित काफ़ी चीज़ों को पढ़ना है, और पशुपालन लास्ट में कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ाया गया, जिससे कि आपको बढ़िया हैवी क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी कोई क्वेश्चनवा नहीं बना है। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और यह आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह करते? भैया रोज यहाँ जनसंख्या बढ़ाते जाइएगा तो खेतवा तो जितना उतने न रहेगा, और खेत जितना उतने रहेगा, और जनसंख्या मार कचबीची बढ़ रहा है। तो भाई, यदि हम लोग उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, फसल के उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या बाकी लोग मुँह जाएगा? नहीं ना। तो यही बात है कि हम लोगों को क्या करना होगा? नए नए तकनीकों का उपयोग करना है, और फसल में कैसे वृद्धि किया जाए। एकदम कम जगह में लगाएंगे और ढेर कृषि होगा, वो कैसे होगा? उसी को यहाँ पर पढ़ाया गया है, बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। तो भारत की जनसंख्या बहुत है, तो आप ही जानते हैं, और कोई रुक भी नहीं रहा है। तो हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है, तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्य उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भैया पहले ही से अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, और जगह है ही नहीं है, तो क्या जंगल काटिएगा? नहीं भाई, जंगल भी बहुत जरूरी है, तो जंगल तो काटिएगा नहीं। तो वही बात लिखा है, इसलिए कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए अब क्या करना होगा? अब दिमाग लगाना होगा कि जितना जमीन है उसी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएं, और पशुधन के उत्पादन की क्षमता को भी क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसमें भी कोई क्वेश्चन हुआ नहीं है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति के द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है, तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध के उत्पादन को बढ़ाया है, उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यहाँ से एगो क्वेश्चन आपका बन गया। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध के उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुआ है उससे ये संबंधित है। तो दो क्वेश्चन हुआ यहाँ से आपका एकदम टनाटन बन गया। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदा का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं।
जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाएं। अब देखिए, अब एक और देखिए भैया, हर जगह प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो बात यह है कि यदि फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसे तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि आपका प्रदूषण बढ़ जा रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, यदि हम लोग फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह यूज करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो है उसकी उर्वरता कम हो सकती है धीरे धीरे करके, और वही जब नदियों में जाएगा तो नदी को भी क्या कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है। तो इसका भी ख्याल यहाँ पर रखना है कि खूब फसल उगाना है, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से नहीं उगाना है कि पर्यावरण को वो क्षति पहुंचाए। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। यानी कि ऐसा हम लोगों को व्यवस्था लगाना होगा कि बिना किसी चीज़ को हानि पहुंचाए फसलों और पशुओं में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो जाए। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। तो खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब हो गया कि ये जो हम लोग फसल को बहुत ज़्यादा उगा रहे हैं वो गरीबों तक पहुंच सके और उनको भी उपलब्ध हो सके, कोई भूखे ना मरे। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है, आप सबको पता है। आप भी किसी न किसी किसान फैमिली से आते होंगे, इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। तो आय का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। तो यहाँ से आप एक चीज़, अब हम लोग अपने पॉइंट पर आ रहे हैं, इधर से कोई लेना देना नहीं है, उतना ज़्यादा काम का क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो यहाँ से अब कृषि में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना है हमें, तो वैज्ञानिक प्रबंधन करना होगा, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। तो ये सभी चीज़ों को लास्ट में बताया भी गया है। अब यह प्रश्न है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, और यहीं से हमारा आगे बात बढ़ेगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमको आएगा। तो चलो हम लोग एकदम देखते हैं दनादन, अब क्वेश्चन और आंसर मिलते जाएगा। तो फसल उत्पादन में उन्नति, ये हमारा हो गया पहला टॉपिक हुआ। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आंसर यस क्वेश्चन, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऊर्जा के लिए हम लोग कौन सा भोजन लेते हैं। तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लेते हैं। हो गया एगो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आइए। तो ये क्वेश्चन ये ऐसा है कि जो गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनमें मुख्य रूप से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो हो गया दो क्वेश्चन यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो दाल खाते हैं हम लोग, उससे क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन प्राप्त होता है। यह भी एक क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ। अब दाल का उदाहरण दीजिए। तो भाई आप दालों का उदाहरण नहीं जानते हैं तो क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तेल वाले बीज से हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर है वसा प्राप्त होता है। अब तेल वाले बीज, जैसे कि आप क्या करते हैं, अपने घरों में सरसों का तेल देखा है, उससे आपके घरों में खाना बनता है। फिर आपके घर में सोयाबीन का तेल आपके घरों में मौजूद होगा। इसी के साथ साथ हम लोग मूंगफली, तिल, अरंड, अलसी, सूरजमुखी से भी तेल प्राप्त होता है, जो हमारे लिए वसा का स्रोत है। हो गया 3 क्वेश्चन यहाँ पर। तो दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो हमें तेल से क्या मिलता है, वसा मिलता है। तो ये सब याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें
विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं, ये भी याद रखना है। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है। बिल्कुल इनसे प्राप्त होता है हमें, किससे? फलों से। चारा फसलें, अब देखो जैसे बरसीम का नाम सुना होगा तुमने, जई, सूडान घास का नाम सुना होगा, ये पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब चलो, तो देखा कितना कितना मजेदार क्वेश्चन था यहाँ पर। तो यही सब तो है यार, क्वेश्चन खोजते जाओ और एकदम पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा एकदम। अब देखो, विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधित परिस्थितियां, तापमान तथा दीप्ति का, जिसे फोटो पीरियड कहते हैं, की आवश्यकता होती है। अब तुम देखोगे कि जो विभिन्न प्रकार के फसल हैं, सबको एक ही सीजन में लगा देते हैं। चना और तुम्हारा धान एक ही सीजन में लगता है? नहीं ना लगता है। तुमने देखा होगा, यदि गांव और देहात से तुम रिलेटेड हो तो तुम देखोगे कि जो चना हम लोग लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, उसका सीजन अलग है। जो कि धान और मक्का लगाते हैं और उसका सीजन क्या है? अलग है। क्यों? धान को बरसात के दिन में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं जरा बताइए? अरे भैया, धान को बरसात के दिन में से लगाते हैं काहे कि ओकरा में ढेरे पानी चाहिए। और जबकि चना हो गया, मटर हो गया, इस सब को हम लोग दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस सीजन में ये फलता फूलता है। तो क्यों? क्योंकि जो अलग अलग पौधे होते हैं ना, उनको अलग अलग तापमान चाहिए, अलग अलग परिस्थिति चाहिए जलवायु संबंधी, और साथ ही साथ फोटो पीरियड यानी कि जो धूप है उन्हें उस तरीके का चाहिए जिससे कि उनमें क्या हो सके? फूल आ सके। तो यही यही सारा चीज़ है जिसको हम लोग ध्यान में रख के अलग अलग जो फसल होता है ना, उनको कहीं नहीं जाके बो देते हैं। उनका एक खास सीजन होता है, उनका एक खास समय होता है जहाँ पर उनको उगाया जाता है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। तो भाई लोग, आप लोग को यदि धान उगाना होगा ना, तो एकदम कड़ाता धूप में जाकर धान मत उगाइएगा, नहीं तो नहीं उगेगा। समझ गए ना? तो दीप्त काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। तो दीप्ति काल वही हो गया, फोटो पीरियड, धूप मतलब उसको कितना समय तक धूप मिल रहा है। पौधा में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करता है, तो सभी जानते हैं। लेकिन एक खास बात तुम नहीं जानते हो, वह गया फूलों का आना, वह इस फोटो पीरियड यानी कि दीप्ति काल पर निर्भर करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यादें रखो कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? तो प्रकाश की उपस्थिति में कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल। क्लास 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर करिए। तो ये देखिए, यही हो गया खरीफ फसल और ये क्या हो गया? रबी फसल। इन दोनों को आपको अंतर को क्या करना है? याद कर लेना है यहाँ भी। तो वैसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं खरीफ फसल, जो कि जून से लेकर के और अक्टूबर मास तक होता है इसका खेती। तो कुछ फसलें जैसे कि क्या हो गया? आपका मक्का हो गया, धान हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसलें। लेकिन कुछ ऐसे फसलें होती हैं जिनको हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं, जो कि समय क्या हो गया? नवंबर से अप्रैल, और इसको हम लोग कहते हैं रबी की फसलें। और ये रबी की फसलें कौन है? गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है। तो इसको भी याद करें, यानी कि यहाँ से भी यह क्वेश्चन आ गया क्या कि खरीफ फसलवा और रबी फसलवा में अंतर बताइए, तो बता दीजिएगा। भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य की पैदावारी में 4 गुना वृद्धि हुआ है। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। तो 3 चरणों में बांट करके ही हम लोग को पढ़ना है, जिससे कि जो पैदावार है यानी कि जो फसल है उसका पैदावार में भारी वृद्धि हुआ है। सबसे पहले बोलता है
कि बीज का चुनना, दूसरा क्या बोलता है फसल की उचित देखभाल, और तीसरा क्या बोलता है खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसलों को हानि से बचाना। तो यही 3 पॉइंट को बांट करके यहाँ पर पढ़ाया है। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुरक्षा की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला है फसलों के किस्मों में सुधार, दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन, और तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा, और यही क्वेश्चन बोलेगा कि फसलों का जो पैदावार में बढ़ोतरी हुआ है या हो रहा है उसके लिए 3 मेन चीज़ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फसल का जो किस्म है बढ़िया किस्म के फसल को हम लोग को लगाना है, बीज को लगाना है, जिससे कि मान लीजिए पहले एगो ऐसे दाना बोते थे तो उसमें मान लीजिए 50 ग्राम अनाज मिलता था, और अभी जो एक गो दाना बोएंगे उसमें हमको 70 ग्राम मिलेगा। तो बताइए ई वाला बीज वो बढ़िया है कि ई वाला बढ़िया है? बिल्कुल ये बीज अच्छा है, और इसका किस्म में क्या किया गया है, सुधार किया गया है। दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन, जिससे अब फसल को बीज को बोने से लेकर के काटने तक बहुत सारा प्रक्रिया को हम लोग को बीच में करना होगा, तो उसी को फसल उत्पादन प्रबंधन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन, इसमें काफ़ी चीज़ आपने क्लास 8 के पहला चैप्टरवा में पढ़ लिया होगा। तो भैया लोग सबसे पहला कहा गया फसल की किस्मों में सुधार, कि कैसे फसल की किस्म में हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। बिल्कुल अच्छे हम लोग दाना को लगाएंगे, अच्छे बीज को लगाएंगे, अच्छा बीज होगा तो उससे पैदावार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक बहुत ही प्रयासरत हैं, और विभिन्न प्रकार के वो लोग क्रियाकलाप करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे कि अच्छे अच्छे बीज हमें प्राप्त हो, और उसको लगाने से थोड़े ही जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमें मिलती है। इसी को हम लोग कहते हैं फसल की किस्म में सुधार। तो फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों, जैसे कि अब देखो फसल में सुधार, तो ऐसा बीज लगाएंगे जिससे जो फसल पैदा होगा उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगा। तो अच्छा है कि खराब है? बहुत बढ़िया है। उसका उर्वरक के प्रति अनुरूपता, मतलब कि यदि उर्वरक डाला गया तो उसमें वृद्धि हो रहा है, या कम उर्वरक में भी ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन, यानी कि जो हम लोग बीज बोए हैं उससे जो अनाज हमें मिल रहा है, उससे जो अनाज हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, उसमें काफ़ी पोषक तत्व मौजूद हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा भी मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को यही, हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम लोग फसल की किस्मों में सुधार करते हैं। तो उसी के लिए यहाँ बताया गया है सबसे पहले चयन प्रजनन के द्वारा, यानी कि सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर कराया जाता है फसलों के बीच में, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, नए नए बीजों को उत्पादित किया जाता है, नए किस्मों के बीजों को क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो फसल के किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण, ये देखो यही क्रॉस कराते हैं हम लोग, CROSS क्रॉस कराएंगे विभिन्न प्रकार के पौधों को, और उससे नए नए प्रकार के बीजों को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये पहला विधि है संकरण। पहला विधि क्या है, संकरण के द्वारा। संकरण विधि में क्या होगा, विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं, और इससे फिर हम लोग नए किस्म के बीजों को प्राप्त करते हैं। तो पहला विधि क्या हो गया बच्चा लोग, संकरण विधि। अब ये देखो यह संकरण विधि कैसा हो सकता है, पहला हो सकता है अंतरा किस्मीय, यानी कि विभिन्न किस्म के पौधों में ये अंतरा किस्मीय तुम्हारा संकरण कराया जाता है। दूसरा होता है अंतरा स्पीसीज। अंतरा स्पीसीज क्या होता है कि एक ही जीनस के दो विभिन्न स्पीसीजों, मतलब कि क्या हो गया,
कि पौधे एक ही जीनस के होते हैं और उनका जो दो स्पीसीज है उनके बीच में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसको कहते हैं अंतरा स्पीसीज। और तीसरा है अंतरावंशीय, यानी कि दो विभिन्न जेनरा या जीनस के जो पौधे हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो तीन प्रकार से क्रॉस कराया गया। पहला क्रॉस हो गया तो अलग अलग प्रकार के किस्म के पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया। दूसरा, ये दो पौधे ऐसे लिए गए जिनका एक ही जीनस है, उनके बीच में क्रॉस कराया गया। और तीसरा, ऐसा जो दो पौधा लिया गया जिसका जो जेनरा है या जीनस है वो क्या है, अलग अलग है, उनके बीच में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो इन नहीं बुझाया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं बुझाया ना तो बस इसको याद कर लेना है आपको। क्या याद कर लेना, अंतरा किस्मी का मतलब क्या होता है, विभिन्न किस्म। अंतरा स्पीसीज का मतलब होता है कि एक ही जीनस के दो स्पीसीज। तो बोलोगे ये सब का है, हम लोग को ऐसा लिखा हुआ, ये सब कहाँ पढ़ाया गया है, तो ये सब चैप्टर 7 में आपको बढ़िया से पढ़ाया गया है कि जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, फैमिली क्या होता है। तो उसको जाके पढ़िए तो बुझा जाएगा, नहीं बुझाया तो भी कोई टेंशन नहीं है, खाली इसको याद कर लीजिए। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालना। ये हो गया दूसरा विधि। पहला विधि है संकरण, जिसमें दो विभिन्न प्रकार के फसलों के बीच में, मतलब दो विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है और उससे बीज प्राप्त किया जाता है। और दूसरा विधि है कि ऐच्छिक गुणों वाले जीन को पौधों में क्या कराया जाता है, इंटर कराया जाता है, उसमें डाला जाता है, जिससे कि जो पौधे तैयार होते हैं उनमें ऐच्छिक किस्में आ सके। इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिकीय रूपांतरण फसल प्राप्त होता है, यानी कि जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट क्या बोलते हैं उसको, फसल बोलेंगे, यानी कि जो तुम्हारा प्लांट्स हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये इन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो अनुवंशिकीय रूपांतरित मतलब उसमें बदलाव हुआ है पौधे या फिर फसल, इनको हम लोग कहते हैं, ये याद रखना। अब यहाँ देखो कुछ और बातों को बताया गया है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। अब देखो कि ये जो बीज उगाया जाता है वो विभिन्न परिस्थितियों में इसको पहले चेक किया जाता है उगा करके कि वो कितने वहाँ अंकुरित होगा कि नहीं होगा, उसका पैदावार कैसा होगा। तो जैसा कि अलग अलग जगहों पर परिस्थितियाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, इसलिए बीजों को पहले उगा करके देख लिया जाता है। अब जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में वो अच्छा फले फूले, उस वातावरण में उनको क्या किया जाता है, फिर उगाया जाता है। तो यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं, सब बस समझने का चीज़ है, एकदम बच्चा जैसा चीज़ है जी, भारी भारी कुछ भी नहीं है। आगे मिलेगा जो जो चीज़ भारी भारी, उसको हम लोग देखते जाएंगे। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। यानी कि कैसा कृषि प्रणाली अपनाया जाएगा वह किस चीज़ पर निर्भर करेगा कि मौसम वहाँ का कैसा है, मिट्टी कैसा है, पानी कितना है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ को वहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद कौन सा फसल वहाँ उगाया जाए जिससे कि उसकी पैदावार ज़्यादा हो, उन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि किसी किसी क्षेत्र में कोई खास फसल बहुत ज़्यादा होगा और बहुत सारे फसल वहाँ पर होंगे ही नहीं। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसे किस्में अधिक उपयोगी है जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें। वो आगे तुम्हें बताया गया बहुत सारा चीज़। इसी प्रकार ऐसे किस्में बनाई गई हैं जो कि उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके। किस्मों में सुधार के लिए कुछ खास कारक यहाँ पर दिया गया है। जैसे सबसे पहला देखो, उच्च उत्पादन होना चाहिए। भाई सबसे पहला यदि किस्मों में सुधार किया जाएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए कि भाई उससे से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। मतलब थोड़ा सा जगह में उसको प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। प्रति एकड़ मतलब क्या हो गई, ये ज़मीन का नाप को बता रहा है। तुम्हारे एरिया में इसे एकड़ को दूसरे नाम से भी जानते होंगे, लेकिन ये एकड़ हो गया मतलब कि एक ज़मीन का एक खास टुकड़ा हो गया। उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर फसल जो है बहुत ज़्यादा हो
थोड़ा सा जमीन में ही। दूसरा, उन्नत प्रकार की किस्म हो, यानी कि जो फसल हो उसका गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों में संरक्षण महत्वपूर्ण है। तो भाई जो फसल उगा रहे हैं उसका किस्म बहुत बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि तुम कोई टमाटर खा रहे हो तो तुमको बोलोगे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का टमाटर है, एकदम टेस्टी भी है, रसदार भी है, और इसमें ये बहुत सारा विटामिन सी से भरपूर है। ठीक इसी तरीके से यदि तुम मक्का उगाओगे तो देखो कि मक्का बड़ा बड़ा मक्का है तो बोलो कि अरे वाह कितना अच्छा इसका दाना है, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का मक्का है, ऐसे बोलते हो ना। तो भाई क्वालिटी बोल रहा है कि भाई फसल उत्पादन में ऐसे बीज हम लगाएं जिसमें कि बहुत अच्छी किस्म के पैदावार हो, बहुत उच्च उत्पादन क्षमता वाला पैदावार हो। ठीक है, यही सब बताया गया है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, वह जो फसल हो, मतलब वो जो किस्म हम लोग तैयार करें वह जैविक प्रतिरोधकता वाला हो, जैसे कि उसमें रोग ना लगे जल्दी से, कीट उसमें ना लगे, निमेटोड उसको नहीं बर्बाद कर सके, इस तरीके का वो फसल होना चाहिए, उसका किस्म उस तरीके का होना चाहिए। तथा अजैविक, जैसे कि सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला उस फसल को ज़्यादा बर्बाद ना कर सके। तो परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों की पारिस्थितियों का लिखा, परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्म फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। यानी कि ऐसी किस्म तैयार हों जो कि जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता वाले हों, तो सोचो जरा उनमें कितना ज़्यादा फिर फायदा होगा। फिर परिपक्वन काल में परिवर्तन, जैसे कि मान लो धान का एक पौधा उगा रहे हो, वो 1 साल में उगेगा, 1 साल में बाद उसको फूल आएगा, फिर उसमें फल आएगा। और एगो धान उगा रहे हो जो कि 3 महीना में एकदम तैयार हो जा रहा है, तो बताओ कौन बढ़िया है? अरे भाई वैसा धान जो कि 3 महीना में तैयार हो जाए। तो यही बोल रहा है परिपक्वन काल में परिवर्तन। तो फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है। यदि कम समय में तुम्हारा फसल तैयार हो जाएगा तो उसी खेत में कुछ दिनों बाद तुम नया फसल उगा सकते हो, और साथ ही साथ वहाँ पर तुम्हारा जो खर्च आ रहा है वह भी कम पड़ेगा। तो ये भी एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकता है। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन की भी कम खर्ची हो गई। यही सब मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है। दूसरा है, नेक्स्ट है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है, और यदि इस प्रकार की किस्मों का विकास किया जाए तो बहुत ही वह क्या है, बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, चारे वाले फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अब ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या कहता है? जैसे मान लो तुम चारा वाला फसल उगा रहे हो और उसमें एगो डंठल ऐसे निकलेगा, और तुम एगो धान लगा रहे हो तो धान में खाली ऐसे पतई हो जाएगा, और धान एकदम छोटे को के यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर उसका फली लगेगा, धान छोटे को के, और ये सब ढेरे बड़ा बड़ा इधर जो डंठल फंठल हो जाएगा। तो ये फायदेमंद है तुम्हारे लिए? क्या फायदेमंद है? कुछ नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा धान लगाया कि ये जो डंठल फंठल है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फली एकदम बहुत भयंकर इसका निकल रहा है, तो ये वाला क्या है, फायदेमंद है। यानी कि यही है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, कि जैसा पौधा है उस पौधे के अनुकूल उसमें शाखाएं आए, तुम्हारा फली आए, तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे अनाज के लिए बौने पौधे क्या है, उपयुक्त है, क्योंकि बौने पौधे रहेंगे और इसके साथ साथ फली भी ज़्यादा आना चाहिए, ये भी ध्यान देना। तो बौने पौधे रहेंगे तो वो कम तुम्हारा जो पोषक तत्व है उसको ग्रहण करेगा, और यदि फली बढ़िया आता है तो कोई टेंशन ही नहीं है तुमको।
ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो भैया ये सब क्वेश्चनवा जो दिख रहा है, लगभग चीज़ों को तो मैंने बता ही दिया है, और अलग से भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो अब देखिए आ गया फसल उत्पादन प्रबंधन। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया फसल की किस्म में सुधार, और अब दूसरा है यह है फसल उत्पादन प्रबंधन, और ये बड़ा सा टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग किस तरीके से फसल का उत्पादन में प्रबंधन करें, किस तरीके से उसका मिट्टी बनाएं, किस तरीके से उसमें खाद डालें, उर्वरक डालें, किस तरीके से उसमें कीटनाशक डालें, सारा चीज़ों को यहाँ पर बड़ी अच्छा से बताया गया है। यहाँ देखो, अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में, धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती हैं। अब वही वाला बात बताएगी भाई, जितना अच्छा से अपना फसल को आप देखभाल कर रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, उस हिसाब से आपको फसल क्या होगा, मिलेगा। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि जब हम लोग फसल उगा रहे हैं तो ऐसा फसल उगाई जिसमें कि एकदम लागत क्या हो, लागत मतलब क्या हो गया, पैसा है, कौड़ी पैसा है, कि कम पैसा में वो जो है सो अपना कृषि कार्य को कर रहा है। कुछ किसान हैं जो कि कुछ पैसा लगा रहे हैं, और कुछ किसान हैं खूब धनाधन उसमें क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, ई डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तो उसमें उसको पैसा ज़्यादा लगेगा। उच्च किस्म के बीज को लगा रहे हैं एकदम, तो उसमें भाई पैसा तो ज़्यादा लगेगा ना, तो वही सब चीज़ में लिखा हुआ है। तो अब इसी में सबसे पहला है पोषक प्रबंधन। तो भाई फसल उत्पादन प्रबंधन में सबसे पहला क्या है, पोषक प्रबंधन, और हिया से तो क्वेश्चनिया बनबे करेगा। तो बहुत बढ़िया से पढ़ते जाइए, एकदम एक एक चीजवा को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, और भोजन में पोषक तत्व चाहिए। हम लोग भोजन करते हैं ना अपने शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं भोजन के रूप में। तो भैया पौधे भी तो जीव है ना, तो उनके शरीर में भी, पौधों को भी क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, जिससे उनका जो बॉडी है, पौधों का जो पौधे जो है वो क्या करे, अच्छे से फल फूल सके, उनमें ग्रोथ हो सके, वही सब तो लिखा है। वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ कहाँ कहाँ से मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन देख लो। तो कहाँ से मिलेगा, हवा से मिलेगा, पानी से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा, ये याद रखना है। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। तो देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, पौधों के लिए हवा, मिट्टी, पानी से जो प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ देखो, पौधों को हवा से क्या क्या मिलता है, तो कार्बन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। पानी से क्या मिलता है, तो हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, ये पोषक तत्व का नाम बताया है। फिर मिट्टी से क्या मिलेगा, ठीक है, तो मिट्टी से उसको दो प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, इसको याद रखना। तो पौधों में कुछ पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए, और कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए उसको बोलते हैं वृहत पोषक तत्व, और जो कम मात्रा में चाहिए उसको बोलेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद मात्रा में कौन कौन चाहिए, तो नाइट्रोजन, याद करने का चीज़ है भाई, याद कर सकती है, 6 गो है टोटल, कितना है, 6 गो। और ये कितना है, ये 7 गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, ठीक है। तो ये 7 और 6 टोटल कितना हो गया, 13 गो ये मिट्टी से प्राप्त कर रहा है, ये याद रखना। अब देखो, तो कम वाला कितना हो गया, 7, और ज़्यादा वाला कितना हो गया, 6। तो आपको यदि याद करने का क्षमता है, दिमाग तेज है ना, तेज तरार बच्चा है, तो इनको याद कर लीजिए। तो नाइट्रोजन तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है।
फिर कैल्शियम भी ऐसे ही याद हो जाएगा, पोटेशियम और फास्फोरस भी ऐसे ही याद हो जाएगा। अब बच गया सल्फर, मैग्नीशियम और पोटेशियम, तो याद कर लीजिए। सूक्ष्म में क्या है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है और क्लोरीन है। तो यहाँ से एकदम टन टना के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से सूक्ष्म पोषक कौन है, और उसमें एगो दे देगा मॉलिब्डेनम, तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम हो जाएगा। इनमें से वृहद पोषक तत्व कौन नहीं है, और उसमें दे देगा कॉपर, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, तो इसमें यही सब चीज़ याद करना, इसलिए ये भी आया है, यानी कि एकरा एकदम टनटना के याद कर लीजिए, एकदम दनदना के याद कर लीजिए बस। तो यहाँ पर अब देखते हैं, तो ये तो मैंने पढ़ाई दिया। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में पोषकों तत्वों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अब मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में पोषक तत्व मान लो कि बहुत बार उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पौधों को लगा रहे हैं, फसल को लगा रहे हैं, तो भाई वो जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाएगा, मिट्टी में कम पड़ जाएगा। तो भाई उससे नेक्स्ट में जो पौधे लगाएंगे उसको पोषक तत्व का कमी पड़ने लगेगा, तो वो अच्छा से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या डालेंगे, बताइए जरा, क्या डालेंगे, ओकर में हम लोग खाद डालेंगे। अब क्या डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, तो उसके बारे में भी पढ़ना है। और कुछ चनिया का बोलेगा कि खाद उर्वरक में अंतर करिए, तो भैया जी बढ़िया से इसको पढ़िए, और दो चार गो अंतरवा क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। तो खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। सबसे पहले पढ़ लो खाद किसे कहते हैं। तो खाद जो होता है वो जंतुओं और जो पौधे होते हैं उनके अपशिष्ट जो होते हैं और उनके अपघटन से, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो क्या करेगा, उसका अपघटन कर देगा, माने सड़ाएगा, गलाएगा। जैसे गोबर हो गया, तो गोबर सड़ेगा, गलेगा, वो खाद बन जाएगा। जो पौधे का पत्ती है, डंठल है, छोटे छोटे, वो सब क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा और खाद बन जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा जैविक पदार्थ से बनता है। कैसे बनता है, जैविक पदार्थ से बनता है, इसीलिए बोलते हैं ये कार्बनिक होता है। क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है, ये बात याद रखना। तो पहला अंतर तो यही हो गया, खाद का होता है कार्बनिक होता है, और जो तुम्हारा उर्वरक होता है वो कार्बनिक नहीं होता है। जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्रिया में बनेगा, लेकिन जो खाद है वो कहाँ बनेगा, तुम्हारा खेत में बनेगा या ग्राउंड में बनेगा। जो उर्वरक उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन जो खाद है उसमें अल्प मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। और जो उर्वरक है वह क्या कर सकता है, मिट्टी में ज़्यादा होने से उसको क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, लेकिन जो खाद है वह हानि नहीं पहुंचाता है। खाद में ह्यूमस होता है, क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा होती है, और उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। तो एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए आगे पीछे वीडियो करके, 5 गुण तरह ऐसे ही हो गया। खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। तो खाद से मिट्टी का उर्वरता क्या होगा, बढ़ेगा, और साथ ही उसमें क्या होगा, वह उसमें ह्यूमस भी देगा। ह्यूमस मैंने समझ रहे हो, वो जो सड़ा गला पदार्थ, जैविक पदार्थ डाल रहे हैं वही ह्यूमस प्रदान करता है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। तो ये सब किसका गुण है, ये सब खाद का महिमा गान है, समझ गए। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं, इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों का उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में बांटा जाता है। अब देखो खाद में सबसे पहला क्या है, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट क्या हो गया,
तो कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में किसी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन तथा मल मूत्र गोबर, ये सब होता है ना, सब्जी का छिलका, कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढा में हम लोग डाल देते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को, अच्छा, तो यही हो जाएगा कंपोस्ट हमारा, ठीक है। गड्ढा में डाल कर सड़ाओगे, गलाओगे, तो यही हो जाएगा तुम्हारा कंपोस्ट। अब कंपोस्ट को केंचुआ द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। अब वर्म मतलब क्या हो गया, कीड़ा हो गया। तो यहाँ पर केंचुआ के द्वारा भी इस कंपोस्ट को सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा। तो सड़ाया गलाया नहीं जाएगा, ये क्या करता है, उसी को अब लेता है और उससे फिर निकालता है, ऐसे समझो। और केंचुआ के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको निरस्तीकरण किया जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा। और इस प्रकार से जो बनेगा, जो खाद बनेगा, उसको बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो ये दो हो गया तुम्हारा। अब आ गया हरी खाद। तो ये बहुत आसान है। जैसे कि जब फसल उगाते हैं फिर काटते हैं तो बहुत सारा चीज़ बच जाता है। तो बोल रहा है कि फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और उसको उस जगह पे क्या करते हैं, वहीं पे उसको काट कूट के मिला देते हैं। हल चलाकर खेत में मिट्टी मिला दिया जाता है और ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस परिपूर्ण करने में सहायता करते हैं। तो बताओ तो जरा सा, ये जो फास्फोरसवा है वो बृहत पोषक तत्व है कि वो कैसा पोषक तत्व है? इसका आंसर है वो बृहत पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे उर्वरक। तो जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया था कि खाद और उर्वरक के अंतर को लिखिए, तो ये देखिए उर्वरक के बारे में यहाँ बताया गया है। तो वही अंतर जो मैंने बताया वही अंतर लिखना। अब लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए भाई, जब पढ़ रहे तो पढ़ लेना चाहिए। तो उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है, यानी कि इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, इसको फील्ड में तैयार नहीं किया जाता है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करता है। तो जरा बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम कैसा पोषक तत्व है? तो वृहत पोषक तत्व है। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, यानी कायिक वृद्धि मतलब कि पत्ती का वृद्धि होगा, शाखा का वृद्धि होगा, फूल का वृद्धि होता है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। और एक बात यह भी बताया गया कि ये जो उर्वरक है, ये तुम्हारा इसका उपयोग भी क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि उसका सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने के पहले तथा उसके बाद सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो भाई यदि तुम किसान फैमिली से हो तो ये सब चीज़ तो तुम्हारे लिए आम बात है। इसको याद करना है क्या? नहीं, बिल्कुल जी नहीं। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण भी होता है। जैसे मैंने बताया था कि बहुत अधिक उर्वरक डाल दिया जाए तो ये मिट्टी को भी प्रदूषित कर सकता है और साथ ही साथ उससे होता हुआ जल यदि जलाशयों में पहुंच जाए तो जल को भी प्रदूषण कर देगा। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है जी, घटाता है। हमेशा इसको खाद का प्रयोग हम लोगों को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। अच्छा, तो ये बताइए उर्वरक जो है वह कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक पदार्थ है? अभी तुम लोगों को अंतर में मैंने पढ़ाया था। तो उर्वरक का कॉलम जो बनाओगे उसमें लिखना ये अकार्बनिक है, जबकि खाद का है कार्बनिक होता है। इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। तो तुम जानते हो कि जो हमारा मिट्टी है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और बहुत सारे जीव जैसे केंचुआ उचुआ होता है, वो भी क्या करता है, वो खाद बनाने में मदद करता है।
लेकिन ज़्यादा उर्वरक से वो उनको वो हानि पहुंचाता है, जिस कारण से फिर उसमें खाद वगैरह बनना मुश्किल हो जाता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों की अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग बहुत लाभदायक है। ये तो तुम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखो कार्बनिक खेती के बारे में बता रहा है, तो खेती करने की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, वह उस प्रकार के कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक खेती। ठीक है, जहाँ पर हम लोग प्राकृतिक रूप से ही फसलों को उगाते हैं, बहुत ज़्यादा उर्वरक हम लोग नहीं यूज करेंगे, पीड़कनाशी, शाकनाशी, इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, माने प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। कृषि अपशिष्ट, पुआल तथा पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। अब देखो, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से खाद बना बना के उसमें डालते हैं। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशक के रूप में उपयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग रसायन का उपयोग नहीं करते, बल्कि जो गांव देहात में प्राकृतिक रूप से चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे नीम की पत्ती हो गया, हल्दी, इन्हीं सब चीज़ों का कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए अब देखो, अब यहाँ नया टॉपिक आ रहा है जिसको हम लोग को आगे बहुत अच्छे से बताया गया है। मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र, ये वाला आगे हम लोग को पढ़ना है। देखो, मिश्रित खेती के बारे में पढ़ना है, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र, ये तीनों के बारे में आगे पढ़ाया गया है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इस सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो, ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रण करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो कृषि करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें रसायन बहुत कम मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। अब देखो सिंचाई, तो भाई सिंचाई कोई भारी चीज़ है, नहीं आता है तुमको। सिंचाई माने क्या हुआ कि अरे भाई, जब फसल उगाए हो तो उसमें पानी भी तो समय समय पर डालोगे, तो वही हो गया सिंचाई। यहाँ देख सकते हो, भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। वृद्धि ना हो या कम हो तो अलग बात है, लेकिन फसल को पानी तो चाहिए ही ना उसको जीवित रहने के लिए। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। तो पानी तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम जान लो। ठीक है ना। अब ये येलो बॉक्स अब पढ़ लेना यार, तुम लोग, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यह नहीं पढ़ा रहा हूँ। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु, ये तुम जानते हो कि विभिन्न प्रकार की जलवायु यहाँ पर है। इस परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कुआं है, नहर है, नदी है, तालाब है। तो तुम तो जानते ही हो अपने एरिया में कि कैसे भाई वहाँ पर सिंचाई करते हो, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, ये सिंपल बात है। तो कुआं के बारे में बताया गया, तो कुआं दो प्रकार का होता है, खुदा हुआ कुआं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थिर पानी को एकत्रित किया जाता है। कुइयाँ जानते हो ना, तो भाई कुइयाँ के बारे में बता रहे, नहीं जानते हो। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है और जहां पर उसको डालना है वहां पर उसको भेज दिया जाता है। नहर जानते ही होंगे, तुम्हारे गांव में होगा। यह सिंचाई का एक विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है जिसमें पानी या एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से लाया जाता है और उसको फिर अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है जहां पर खेती का तुम्हारा फील्ड है वहां पर। नदी जल उठाव प्रणाली, जिन क्षेत्रों में जलाशयों में कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है और वहां तक पहुंचा दिया जाता है। तालाब के बारे में बताने का जरूरी है? बिल्कुल नहीं।
तो कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी को संग्रहण करना, जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। तो मृदा अपरदन शायद यहाँ तुमको नहीं समझ में आया होगा कि मिट्टी का जो कटाई हो जाएगा और वो जो उपजाऊ मिट्टी है एक जगह से दूसरा जगह चल जाएगा, उसी को क्या कह रहे हैं, मृदा अपरदन कह रहे हैं। अब देखो यही है इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा फसल पैटर्न। तो फसल पैटर्न जैसे यहाँ देख सकते हो, फसल पैटर्न को दिखाया गया अंतरा फसलीकरण। ये देखो तुमने गांव में देखा होगा कि इस तरीके से रो बना करके यहाँ पर एक फसल लगाया गया, तो फिर यहाँ दूसरा फसल लगाया गया, फिर यहाँ पर तीसरा फसल लगाया गया। तो इस तरीके का फसल को क्या कहेंगे, अंतरा फसलीकरण कहेंगे। और भी यहाँ तरीके जो कि मैंने बताया था उसको यहाँ पर देखना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो ये तीन को मैंने तुमको बताया था, यहाँ देखो यहाँ पर बताया था। पहला था मिश्रित खेती के बारे में, दूसरा अंतरा फसलीकरण और तीसरा क्या था, फसल चक्र। तो ये तीन चीज़ मैंने बोला था कि इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि क्या कहते हैं, फसल पैटर्न कहते हैं। और उससे उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और पोषक तत्वों की कमी तुम्हारे ना फसलों में नहीं होती है और ना ही मिट्टी में होती है। तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के फसल पैटर्न, जो तीन प्रकार के फसल पैटर्न हैं, उनको उपयोग करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहला कौन है, तो सबसे पहला है मिश्रित फसल। तो देख सकते हो मिश्रित फसल में क्या होता है, तो भैया कुछ नहीं खास है, कुछ नहीं खास है। दो अथवा दो से अधिक फसल को एक के साथ एक एक खेतवा में क्या कर देते हैं, हम लोग उगा देते हैं। जैसे वो फील्ड है यहाँ पर, इसी में क्या करेंगे, गेहूं कहीं कहीं लगा दिए और कहीं कहीं तुमको सरसों लगा दिए, इसी में ऐसे ऐसे कहीं भी लगा दिए, ऐसे नहीं लाइन लाइन नहीं लगाने, कहीं लगा देना है। तो उसी को कहेंगे मिश्रित खेती। तो ये याद कर लेना कि क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि गेहूं और चना को, जैसे मैंने बताया गेहूं और सरसों को, अभी हमारे जो इलाका है वहाँ गेहूं और सरसों को बहुत सारा फील्ड में मैं देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ कि लगाया हुआ है। वह क्या है, मिश्रित फसल है। मूंगफली और सूर्यमुखी को, तो तुम्हारे इलाका में कौन सा लगाया जाता है वो तुम जरूर बता देना कमेंट बक्सों में, ठीक है। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है। भाई इससे कुछ फायदा होगा तभी ना किसान लोग लगाता है, क्योंकि फसल के नष्ट होने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। क्योंकि क्या होगा, मान लो एक फसल नष्ट हो गया तो दूसरा का बेचारा बचल रह जाएगा, यही सोच के आदमी इसको लगाता है, ठीक है। हालांकि ये हर जगह देखा नहीं जाता है। अंतरा फसलीकरण में अब देखो दूसरा का आ गया अंतरा फसलीकरण। दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में लगाया जाता है, लेकिन खास पैटर्न में लगाया जाता है, और उसी को क्या कहेंगे, अंतरा फसलीकरण कहेंगे। कुछ लाइन में एक प्रकार के फसल को लगाते हैं, उसके एकांतर मतलब दूसरा लाइन में क्या करेंगे, दूसरा प्रकार के फसल को लगाएंगे, ठीक है। इसी को कहेंगे अंतरा फसलीकरण। जैसे एक में सोयाबीन लगा दिया, फिर मकई लगा दिया, फिर बाजरा लगा दिया, फिर लोबिया लगा दिया, ठीक है। तो तुम बताना कि तुम्हारे गांव में कैसे होता है। देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्व की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार के फसल के सभी पौधे में फैलने से रोका जा सकता है। अब देखो दो प्रकार का फसल है, तो एक प्रकार के फसल में कोई रोग लग गया तो दूसरा प्रकार के फसल में वही रोग तो नहीं लगता होगा, इस तरीके से ये वाला तुम्हारा बच सकता है। यही सब बात है। अब तीसरा तुम्हारा क्या है, फसल चक्र है, ये भी याद रखना। तो फसल चक्र में क्या है कि पहले एक सीजन में एक फसल को लगाते हैं और दूसरे सीजन में दलहन वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो किसी खेती में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। तो किसे कहते हैं फसल चक्र, एक बार एक फसल को लगाया फिर दूसरे बार दूसरे फसल को लगाया, इसी को क्या कह रहे हैं, फसल चक्र कह रहे हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया
जा सकता है। समझ में आ गया। अब चलो तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। तुम जान ही रहे हो कि फसल लगाओगे तो बहुत सारा एक्स्ट्रा वहाँ पर पेड़ पौधे, पेड़ नहीं, छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे, घास उग जाएगा, उसी को खरपतवार कहते हैं। फिर कीड़ा वहाँ पर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, पीड़क हमला कर सकता है, रोग बहुत सारा उसको लग सकता है। तो इससे यदि नहीं सुरक्षा दिया जाएगा तो तुम्हारा जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाएगा। तो खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खरपतवार वह क्या होता है, तो बोल देना कि कृषि योग्य भूमिया में जो बेकार पौधे लग जाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जैसे उदाहरण में गोखरू है, जेंथियम जिसको बोलेंगे, गाजर घास है जिसे पार्थेनियम कहेंगे, मोथा जिसे साइरेनस रोटेंडस कहेंगे, ये सब क्या है, खरपतवार का उदाहरण। एकरा याद कर लेना भैया जी, एकरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो खरपतवार क्या करेगा भैया, क्या परेशानी, तू उग गया है तो क्या दिक्कत है, दिक्कत है तो तुम खाद डालोगे, पोषक तत्व डालोगे, वो सब खरपतवार यूज कर लेगा और तुम्हारा फसल वह सूख जाएगा, बेचारा एकदम पातर पातर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो दिक्कत होगा ना। तो वही यहाँ पर लिख रहा है, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो खरपतवार अपने फैलते जाएगा और जो तुम फसल लगाए हो वो बेचारा सूखते जाएगा। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है, इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। अब देखो, प्रायः कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। पहला, ये मूल, तना तथा पत्तियों को काट देता है। पहिल का कि ये जड़ को काट देगा, तना को काट देगा, पत्तियों को काट देगा, तो गया तुम्हारा पौधा। दूसरा, ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेगा। जो पौधा तुम लगाओ, पोषक तत्व तो उसको मिलेगा और जाकर सब चूस लेगा, धर के ऊपर कोशिका से रसे को चूस लेगा। तीसरा, ये तने तथा फलों के छिद्र कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, जो तुम्हारा फल लगेगा ओकरे में छेद कर देगा। जैसे कि देखो बैगन जो लगता है ना, तो बैगन में क्या करेगा, मार कीड़ा हो जाएगा, तो खाने लायक रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये 3 तरीके से क्या करेगा, कीट पीड़क उसको हानि पहुंचाएगा। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर कर देना। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों के द्वारा होते हैं और इन रोगों से पौधे तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। अब खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग करना। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। तो पीड़कनाशी में क्या आएगा, सबसे पहले शाकनाशी आएगा जो खरपतवार के उड़ा देगा, फिर कीटनाशी आएगा जो कीटवा के उड़ा देगा, कवकनाशी होगा जो कि क्या करेगा, उस तरीके से जो रोग फैलाए उसको उड़ा देगा। तो इस तरीके से ये पीड़कनाशी का हम लोग उपयोग करते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधे पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो तुमने देखा होगा गांव में बहुत सारे रसायनों को छिड़काव किया जाता है। तो ये भी समय समय पर किया जाता है। कुछ कब किया जाता है, जब पौधे बढ़ते हुए रहते हैं तब किया जाता है। कुछ चीज़ों का, कुछ रसायन का छिड़काव कब किया जाता है, जब फूल आ रहा होता है तब किया जाता है। तो देखा होगा तुमने गांव में, वही सब बात बता रहा है। और कुछ रसायनों का बीज और मिट्टी के उपचार में किया जाता है, मतलब जब बीज होता है उसी को उसमें रसायन को डाला जाता है। लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। लेकिन भैया क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है, देखो, लेकिन एक उपाय ये बताया है। हालांकि बहुत कारगर सब उपाय नहीं होता है, अंत में आदमी को केमिकल ही यूज करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में यदि फसल लगा रहे हो तो और क्या कर सकते हो तुम। निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायता होती हैं। तो ये कुछ उपाय तुमको बताया जो कि कर सकते हो यदि तुम केमिकल नहीं डालना चाहते हो। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग, ग्रीष्मकाल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी में मौसम में फल
गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। तो ये कुछ विधि है तुम्हारा जिसको तुम याद रख सकते हो दिमाग में। अब देखो भैया, अनाज हो गया है, तो अनाजवा हो गया तो इसको भंडारण करिएगा, किसी छोड़ दीजिएगा। भंडारण नहीं करिएगा तो फायदा क्या हुआ इतना मेहनत से उगाने का। तो कृषि उत्पाद के भंडार में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि को जैविक कारक, कीट, कृंतक, कवक, कृंतक माने कुतरने वाले, जैसे कि तुम्हारा चूहा हो गया, चूहा बाबा। तो चूहा बाबा क्या करेंगे, कुतर देंगे, धर के सब रखोगे। कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु है जो कि तुम्हारा जो मार फसल उगाए हो, उससे अनाज निकाले हो, और वो अनाज को ये नष्ट कर देगा। इस हानि के अजैविक कारण भंडारण के स्थान पर, और ये सब कौन हो गए, जैविक कारक हो गए तुम्हारे, ठीक है। कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु, ये सब कौन से कारक हो गए, जीवित कारक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक कारक। अब अजैविक कारक भी हैं, जैसे तुम जहाँ पर अनाज रख रहे हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है, तो वह क्या है, तुम्हारे अनाज को खराब कर देगा। ताप का अभाव है तो वो भी अनाज को खराब करेगा। तो इस तरीके से वो कौन से कारक हो गए, अजैविक कारक। तो इन दो कारकों को ध्यान में रखते हुए भंडारण हम लोग करते हैं। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रक विधियों का उपयोग करके भंडारण करने से पहले किया जाता है। तो निरोधक मतलब क्या हो गया कि पहले ही कुछ उपाय कर लेना चाहिए। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद को नियंत्रित, सफाई और अच्छी तरह से सुखाया जाता है। तो अच्छी तरीके से सुखाया जाता है जिससे कि उसका नमी क्या हो जाए, कम हो जाए, तथा धूमक का उपयोग किया जाता है, यानी कि धुआं वगैरह लगाया जाता है, फ्यूमिगेट किया जाता है इन चीज़ों को, ताकि पीड़क मर जाएं, और जिससे कि तुम्हारा जब भंडारण हो रहा है तो वो अच्छे से भंडारण हो सके। तो चलो भाई लोग, अब बढ़ चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये क्या है, पशुपालन। तो भाई पशुपालन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा। तो पशुधन वर्ड याद रखना, इसी के प्रबंधन को हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन में क्या होता है, तुम लोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव देहात में तुम लोग खुद भी पशुपालन करते होगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे कि पशुओं की हम लोग देखभाल करेंगे, जैसे उसको भोजन देना, उसका प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना, उसकी अच्छी प्रकार से देखभाल करना, ये सब कार्य हम लोग पशुपालन के अंदर करते हैं। ये तो बहुत आम बात है, सिंपल सा बात है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडा, दूध, मांस, इसका खपत भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो पशुधन के लिए यहाँ देख सकते हो, मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती से कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं, इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पशु कृषि, इसमें क्या क्या हम लोग को देखना। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस तुमको आएंगे, उसको तुमको याद कर लेना होगा। तो पशुपालन के दो उद्देश्य हैं भाई, पशुपालन के तुमको दो उद्देश्य याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या है। तो पहले, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। तो पहला तो है कि दूध के लिए पशुओं को पाला जाता है, और दूसरा, भारत में हम लोग किसी कृषि कार्य भी पशुओं के द्वारा करते हैं, जैसे कि हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना। तुमने देखा ही हुआ कि बैल जो है ये सारे कार्य को करता है। तो ये जो है यह दूसरा काम है, दूसरा उद्देश्य है पशुपालन का। अब भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज है, गाय, भैंस। अब दूध देने वाले में तुम लोगों को क्या मिलेगा, गाय मिलेगा, और क्या मिलेगा, भैंस मिलेगा। अब गाय का साइंटिफिक नाम तुमको कभी कभी पूछता है, तो ये है बॉस इंडिकस, और भैंस का साइंटिफिक नाम पूछता है तो ये बॉस ब्यूबेलिस। ये दोनों क्वेश्चन भी तुमको याद कर लेना है। तो दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। भैया क्या कहेंगे, दुधारू पशु न कहेंगे, बिल्कुल दुधारू पशु कहेंगे, क्योंकि वो दूध देती है। वैसी मादा जो क्या देती है, दूध देती है। माता मैंने पढ़ दिया था क्या, अरे माता जी नहीं है, मादा जी है, ठीक है। तो दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के पश्चात दुग्ध उत्पादन का समय काल
तो दुग्ध श्रवण का काल का है क्या है कि जब बच्चा देगा ना गाय या फिर भैंस, तो उसके बाद वो दूध देना शुरू करता है। और वो उसका कुछ काल ऐसा नहीं कि वो फिर दूध देते जाएगा देते जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका कुछ पीरियड है, जैसे कि वो साल भर तक दूध देगा। जैसे जर्सी गाय है वो साल तक, 1 साल तक लगभग दूध देगा। देसी गाय उससे भी कम देगा। तो ऐसा मत समझना कि वो 5 साल तक दूध देते रहेगा, ऐसा बात नहीं है। तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। अब देखो, दुग्ध श्रवण काल क्या हुआ, जब बच्चा देगा उसके बाद जो दूध देने का उसका पीरियड रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। तो मान लो इसको बढ़ा दिया जाए तो तुमको दूध क्या मिलेगा, ज़्यादा समय तक मिलेगा। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। अब जर्सी जो है वो काफ़ी समय तक तुमको, हम मेरे घर भी जर्सी गाय हैं और उनसे हम लोग क्या करते हैं, दूध जब निकालते हैं तो बच्चा देने के बाद लगभग 1 साल तक वो दूध देगा, और कई कई रहता है वो लोग 1.5 साल तक दे देता है। ठीक है। तो देसी नस्ल जैसे रेड सिंधी, साहीवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। तो अब यहाँ से तुम्हारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि विदेशी नस्ल के कुछ गायों का नाम लिखे। तो तुमको नाम लिख देना है, जर्सी हो गया, ब्राउन स्विस हो गया। अब बोलेगा देसी नस्ल के कुछ गायों का नाम लिखे, तो रेड सिंधी हो गया, साहीवाल हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा बनता है। तो तुमने देख भी लिया कि जो देसी नस्ल है उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, एकदम बहुत बढ़िया रहता है। इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो कुछ ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों एक ही गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध श्रवण काल होंगे। अब देखो, ये जो विदेशी नस्ल है और देसी नस्ल में हम लोग यदि क्या कराएं, क्रॉस करा दें, तो उससे जो बच्चा निकलेगा उसमें ये दोनों चीज़ हो सकता है। तो ये देखो, रेड सिंधी का यह चित्र दिखाया गया है, ये देखो यहाँ साहीवाल का चित्र दिखाया गया है, और तुम्हारे एरिया में ये होगा तो तुमने देखा भी होगा। अब चलो, उत्पादन की मात्रा, मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई, आवास का आवश्यकता होती है। अब गाय पाल रहे हैं भाई, तो उसको हम लोग क्या देखेंगे कि उसका साफ सफाई बढ़िया हो, उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो। तो समय समय पर उसको टीका भी दिलवाया जाता है, तुम्हें पता है या नहीं पता है, लेकिन उसको टीका भी दिलवाया जाता है। उसके लिए स्पेशल वेटनरी डॉक्टर रहेगा जो उसको समय समय पर आकर के उसको चेक करेगा। साथ ही साथ देखोगे कि उसका जो शेड बना होता है, फिर उसमें भोजन का भी उचित व्यवस्था किया जाता है। तो पशु के लिए शरीर पर झड़े हुए बाल तथा दूध को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी होती है। उनका आवास छतदार तथा रोशनदार युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। तो उसका आवास का फर्श क्या होगा, ढलवा होना चाहिए, जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। जैसे कि मान लो गोबर करता है तो गोबर को अच्छा साफ आसानी से किया जा सके। उसको जब नहाया जाए तो वो पानी पानी जो उसके शरीर से गिर रहा है वो फिर नाली में जा सके, तो पूरा व्यवस्था किया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारा तुमने देखा भी होगा जरूर अपनी आंखों से। तो दूध देने वाले पशु को हम लोग क्या कहते हैं, डेयरी पशु। याद रखना कि आहार की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। अब उनको जब आहार देते हैं तो मैंने क्या बताया, आहार भी उनको ऐसा देना है जिसका विशेष ख्याल रखना है। तो पहला आहार क्या होना चाहिए, एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को स्वस्थ अच्छा बनाए, और दूसरा वह आहार होता है जो कि दूध उत्पादन को बढ़ाता है। जैसे कैल्शियम वगैरह उन लोगों को दिया जाता है, पिलाया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा दूध दें। और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खल्ली, चोकर, दारा, ये सारा चीज़ दिया जाता है। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं, ये मोटा अनाज होता है, जैसे कि वही मैंने बताया ना कि मक्के का दर्रा होता है, फिर घास वगैरह वो तो अलग से दिया ही जाता है। जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं तथा विषांद्र, जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व तो अधिक होते हैं, इस तरीके का आहार भी दिया जाता है। तो ये सब तो आम बातें हैं, तुम्हें भी पता ही होंगी। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिससे में उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हों। अब ऐसा नहीं करोगे तो वह गैया बीमार हो जाएगी, या फिर दूध जो देगी 10 लीटर वो देने लगेगी 5 लीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है खाने का उन लोगों में। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन की को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सब तो तुम्हें पता ही होगा।
पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी जाती है। तो देखो ये जर्सी फर्सी गाय होता है ना, बड़ी जल्दी एकदम बीमार हो जाएगा, फिर मरी हो जाता है, ये भी बात ध्यान रखना होता है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। अब देखो बाहरी से चमोकन धैले रहेगा तो चमोकनवा को छोड़ावत रहो, ठीक है। और अंतः परजीवी उसके अंदर शरीर में, आंत में, अथड़ी में, सब में बहुत सारा परजीवी उसमें पनपते रहता है, उससे भी उसको दवाई, कीड़ा उड़ा का दवाई दिया जाता है हमेशा। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिससे पशु की त्वचा रोग हो जाता है। अंतः परजीवी जैसे कीड़े, अमाशय तथा आंत को तथा पर्ण कृमि, फलूक, जो फ्लूक कहते हैं, इसको फलूक लिखा है, फ्लूक यकृत को प्रभावित करते हैं, लीवर फ्लूक जिसको हम लोग कहते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा है टीका, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो गाय बैल रखोगे ना तो उनको टीका भी लगाया जाता है। डेयरी में यदि देखे होगे तो टीका लगाया जाता है ताकि उनको बीमारी नहीं हो, खुरहा, चपका, बड़ी प्रकार प्रकार की बीमारी होगा, और टूई दिखा मरी हो जाता है सब, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। और दूसरा मुर्गी पालन, भैया हमारे घर मुर्गी पालन तो नहीं होता है तो इतना जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इस यहाँ पर जो जो चीज़ लिखा हुआ है उसको तो याद कर ही सकते हैं हम लोग। तो अब मुर्गी का पालन तुम ही बताओ भैया, काहे ला करोगे? तो एगो अंडवा खाओगे ना, संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, तो अंडे जो खाइएगा उसके लिए मुर्गी पालन करिएगा। और दूसरा मुर्गा के टांग, यस, उसका मांस के लिए भी क्या करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। तो दो चीज़ हो गया जिसके लिए मुर्गी पालन किया जाएगा, अंडा और मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन कहता है। इसलिए कुक्कुट माने मुर्गी पालन, याद रखना, गड़बड़ाना मत। कुकुर नहीं है, कुकुर मत समझ लेना, कुकुर माने कुत्ता, तो कुत्ता थोड़े ना है, ये कुत्ता नहीं है, कुक्कुट है, मुर्गी है। तो मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं अंडों के लिए। अंडे देने वाली लेयर मुर्गी, याद रखना। तो अंडा देने वाले मुर्गी का नाम क्या है, क्वेश्चनवा, तो आंसर देना लेयर। और मांस के लिए जो पाला जाता है उसको ब्रॉयलर कहते हैं। बॉयलर बॉयलर करते होगे तो वही ब्रॉयलर है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देशी जैसे एसील, अब देखो यहाँ देसी किस्म तुमको याद रखना है एसील, और विदेशी लेगहॉर्न नस्ल का नाम को याद रखना है। देखो यही सब जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब चीज़ तुमको क्या करना है, याद रखना है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों की व्यावसायिक उत्पादन हेतु, ठीक है, तो यही सब चीज़ तुमको याद रखना है। गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के अब ये देखो ये पक्षी है, ये भी याद रखना, उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। तो इतना गुण होना चाहिए अच्छे कुक्कुटवा का, ठीक है। अब अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार क्षमता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। तो ब्रॉयलर चूजा मतलब जो मांस उत्पादन वाला मुर्गा है उसको बढ़िया विटामिन और प्रोटीन से भरपूर उसको क्या दिया जाता है, आहार दिया जाता है। उनकी मृत्यु दर कम रखने के लिए उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है, माने उसका मांस ही खाया जाता है, मेन उद्देश्य मांस है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियां बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप को ध्यान देना पड़ता है, स्वच्छता को बहुत ध्यान देना पड़ता है, मेन स्वच्छता है, नहीं तो कई प्रकार के रोग लग जाएगा, टुन टुन करके मुँह जाएगा सब। कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उसके बचाव करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया। अब देखो ब्रॉयलर का आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होता है। अब ब्रॉयलर जो है वो अंडे देने वाला मुर्गी है उससे तो काफ़ी भिन्न होगा ना। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा होता है, पहले ही बताया। और कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। तो ये खास खास पॉइंट है जिसको याद कर लेना है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं
और तुमको जब भी रोग आएगा तो जीवाणु, विषाणु, कवक, ये याद रखना है तीनों। जैसे प्लांट का भी रोग इसके द्वारा होगा और जानवर का भी रोग इसके द्वारा होगा, ये सब बात याद रखना है। तथा सफाई तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणु नाशक पदार्थों का छिड़काव करना पड़ेगा। मुर्गियों को संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी से ये ग्रसित ना हो। महामारी से, महामारी नहीं जी, महामारी से ये नहीं मरे, महामारी आएगा तो सबे नमू हो जाएगा। इन सावधानियों के बरतने से रोगों में फैलने की दिशा को न्यूनतम हानि होती है। ए भैया नहीं बुझाया? अरे इतना आसान आसान चीज़ इसमें का नहीं बुझाया जी? का ऐसे बोलते हो जी? जरूर बुझाया होगा। लेकिन अब आ गया मत्स्य उत्पादन। भैया सबसे भारी चीज़ मुझको लगता है ये, इसको बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़ना होगा। तो हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। तो मछली से मुख्य रूप से क्या मिलेगा? प्रोटीन। हो गया क्वेश्चन और हो गया आंसर। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन तथा मोलस्क सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर मछली उत्पादन में विभिन्न प्रकार की मछलियों को उपयोग में लाया, जैसे कि पंख युक्त मछलियाँ होती हैं, कवच वाली मछलियाँ होती हैं, प्रॉन होता है, मोलस्क होता है, इनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। यहीं से याद रखना है कि मछली को दो विधियों से हम लोग प्राप्त करते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, तथा दूसरा स्रोत होता है मछली पालन, जिसे मछली संवर्धन हम लोग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मछलियों को पाला पोसा जाता है और फिर उनको वहाँ से मछलियों को पकड़ा जाता है। लेकिन दूसरा क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, जिसमें सिर्फ मछली को वहाँ पालना पोसना नहीं, जाके तुमको खुद से पकड़ लेना है और ओकरा खा जाना है। समझ गए? तो देखोगे तुम कि नदी है या फिर बहुत ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ प्राकृतिक स्रोत से हम लोग सीधे सीधा मछलियों क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। लेकिन मछली पालन जो है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में बहुत अच्छे से मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल हैं। अब मछलियाँ तुम जानते हो कि समुद्र से भी मछली को पकड़ा जाता है, ठीक है ना। और ताज़ा जल यानी कि अलवणीय जल, जैसे कि सीधे सीधा नदी हो गया, वहाँ से भी पकड़ा जाता है। तो समुद्री जल क्या होता है? लवणीय जल होता है, लवणीय जल, ठीक है। और लवणीय मतलब उसमें साल्ट का मात्रा होता है, और अलवणीय जल जैसे कि इधर का पानी। तो अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है। ये तो तुम जानते ही हो कि इसमें लवण नहीं पाया जाता, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जा सकता है। तो यहाँ पर भाई मछली जब भी पालोगे तो जल में ही न पालोगे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ये जल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब समुद्री मत्स्यिकी के बारे में बताया जा रहा है। तो भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। यहाँ तक मछलियों को क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है। तो सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद करना होता है कि समुद्री मछलियाँ कौन है या मीठे जल की मछलियाँ कौन है, उसको थोड़ा याद करना होता है। पॉम्फ्रेट हो गया, मैकर्ल हो गया, टूना हो गया, सरडाइन हो गया, बॉम्बे डक हो गया, इतना नाम तुमको याद रखना है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बताइए इनमें से समुद्री मछलियाँ कौन हैं, तो उनमें तुमको याद रखना होगा। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाले नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है। तो सैटेलाइट का भी उपयोग किया जा रहा है, प्रतिध्वनि यंत्र का भी यूज किया जाता है, तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। अब देखो, समुद्री जल में भी मछली का संवर्धन किया जा रहा है, याद रखना। एक तो डायरेक्ट पकड़ लिया जा रहा है और दूसरा यहाँ संवर्धन भी किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा ना कि दो तरीके से मछली का हम लोगों को प्राप्त होता है स्रोत। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, जहाँ पर मछली को पकड़ना कहते हैं, और दूसरा स्रोत होता है मछली पालन, जिसे हम लोग मछली संवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ समुद्री मछलियों का संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं मूलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, ठीक है,
पंखयुक्त या पखयुक्त यही है, एक समझना, गड़बड़ मत समझ लेना। कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, मत्सल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार और ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों से प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो ऑयस्टर पालन के लिए यूट्यूब पर खोजोगे तो ढेरे तुमको वीडियो मिल जाएगा। ऑयस्टर को पालन कैसे किया जाता है, ऑयस्टर के पालन में ही क्या होता है, मोती तुमको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ऑयस्टर का पालन करोगे तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, मोती प्राप्त होता है। तो यह भी ये क्वेश्चन तुमको आता है, तो देख सकते हो यूट्यूब पे खोलोगे तुम्हारे वीडियो मिल जाएगा ऑयस्टर का पालन कैसे किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन मेरी कल्चर कहते हैं। तो समुद्री संवर्धन मछली पालन को हम लोग मेरी कल्चर कहेंगे। इस बात को भी एक क्वेश्चन के रूप में तुम याद कर लो। अब देखो अंतःस्थलीय मत्स्य की, अब ताज़ा जल के स्रोत, नाले, तालाब, पोखर तथा नदियाँ ये तो तुम जानते ही हो ना कि भाई जो मीठा जल है उसमें कौन आएगा, नाला आएगा, तालाब आएगा, पोखरा आएगा, नदी आएगा, जहाँ से मछली को हम लोग पकड़ सकते हैं। तो खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी मुख, एस्चुरी तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। तो अब देखो, तो खारे जल के संसाधन यहाँ पर क्या होता है कि समुद्री जल, कभी कभी समुद्री जल तथा ताज़ा जल एक ही जगह पे आकर के क्या होगा, मिश्रित होगा, और वहाँ पर भी यहाँ पर नदी मुख, एस्चुरी का निर्माण करता है तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार होते हैं। एवं लैगून का निर्माण करता है, वहाँ भी क्या होता है, मछली बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। ये भी बात यहाँ पर ध्यान देने वाला है। अब मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। देखो कि जो धान का खेत होगा उसमें धान तो है ही, साथ में मछली भी यहाँ पर पाला जाता है। तो एक और वीडियो मैंने बनाया है इस पे, वहाँ पर देखना कि सब चित्र के साथ वीडियो है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। अब मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मछलियों को एक साथ ही पाला पोसा जाता है, उसी को कहते हैं मिश्रित मछली संवर्धन। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ऐसे तंत्र में, किस तंत्र में, जहाँ पर मिश्रित मछली पालन किया जा रहा है, तो एक ही तलब हुआ रहेगा जिसमें 5 या 6 प्रकार के मछलियों को हम लोग पालते हैं। तो अब ये 5 और 6 प्रकार की मछलियों को पालने का क्या उद्देश्य है, जैसे कि देखो अब ये जो हम लोग जहाँ पाल रहे हैं तो उसको ऊपर का सरफेस है, मध्य का सरफेस है, नीचे का सरफेस है। तो कुछ जो मछलियाँ है ना कि ऊपरे आएगा और ऊपरे खाए पिएगा, कुछ मध्य में भाग में खाएगा पिएगा, और कुछ क्या होता है बॉटम फीडर होता है, यानी कि नीचे खाएगा पिएगा। ठीक है, इस तरीके से इनका जो है सो अलग अलग प्रकार, अलग अलग सरफेस पे ये फीड करते हैं, खाना वाना खाते हैं। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। तो ऐसा मछली अलगे अलगे प्रकार का मछली, ये वाला मछलियाँ अलगे है, ये मछलियाँ अलगे है, और ये वाला अलगे मछली है। तो ये जो अलगे अलगे मछली है तो कुछ ऊपरे ऊपरे खाएगा, कुछ बीच बीच में खाएगा, कुछ नीचे नीचे खाएगा। तो भैया एक दूसरे से नहीं लड़ेगा, खाना के लिए लड़ाई नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर कटला मछली जल की सतह पर से अपना भोजन लेता है। तो ये देखो ये हो गया कटला, कटला ऊपरे ऊपरे खाएगा। अब देखो रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन, तो रोहुआ जो होता है ना, रोहू यहाँ लिख देता हूँ, ये मध्य क्षेत्र में भोजन खाएगा, मिडिल फीडर होता है, मिडिल लेयर फीडर। अब जबकि मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेते हैं, तो नीचे वाला कौन रहेगा, मृगल होगा, तथा क्या बोल रहा है कार्प है, ये बॉटम फीडर होते हैं। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना भोजन लेती हैं, मज़ा लेती हैं, ऐश करती हैं, टेंशन फ्री रहती हैं और मार अपना जनसंख्या बढ़ाती हैं। इससे तालाब की मछली का उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये चित्रवा देख लेना, सब याद कर लेना।
तो मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या है। अब यहाँ पर एक समस्या भी है, ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिश्रित मछली संवर्धन कर रहे पालन कर रहे हैं, कि इनमें से कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंभ देसी नस्ल के लिए जाएं, तो देसी नस्ल का जब लिया जाएगा तो अन्य स्पीसीज के डिंभों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। तो यहाँ पर ये एक समस्या, इसको लिख सकते हो कि यहाँ अच्छे नस्ल के डिंभ प्राप्त में नहीं हो पाते। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही है कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। ऐसे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंभ प्राप्त होते रहेंगे। तो यहाँ हार्मोन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि हमें ऐच्छिक मात्रा के डिंभ प्राप्त होते हैं और इस समस्या का हमारा समाधान होता है। इसके बाद आ गया तुम्हारा मधुमक्खी पालन। तो मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। तो भाई मधुमक्खी पालन किसके लिए करते हैं, शहद के लिए करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा एक चीज़ और है जो मैं बता रहा हूँ, मोम के लिए। देखो मोम के लिए किया जाता है, यहाँ देखना। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन के अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के लिए बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो मोम और ये दोनों याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आते जाएगा कि व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका को हम लोग पालते हैं। एपिस डोर्सेटा एक सेल मक्खी है और एपिस फ्लोरी एक लिटिल मक्खी है, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। तो ये नाम तुमको याद रखना है। इटली के मक्खी है, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा, इसका भी नाम तुमको क्या करना है, याद करना है। का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तुम्हारा है, ये नाम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए में इन मक्खी का प्रायः उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वे डंक भी कम मारते हैं, ये इसका फायदा है। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, ये भी आसान है, मतलब अच्छा चीज़ है। प्रजनन तीव्रता से करते हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनके मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करता है। जिस तरीके का फूल होगा उस तरीके का मधु का गुणवत्ता होगा, उसका कीमत होगा। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद, नेक्टर तथा पराग एकत्र करते हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। तो भैया कहीं दिक्कत हुआ नहीं, एगो मछलियाँ वाला में थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी सब तो टेंशन फ्री होना है। एकदम टेंशन फ्री होकर एगो लाइक दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो जो चीज़ आपको पढ़ना है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चलते रहे कि आपको बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। नहीं बुझाएगा तो भैया क्या फ़ायदा है पढ़ाने का। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवादम।